हेलो स्टूडेंट्स, यूवी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का लेसन 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र इसका पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको यूरोपियन संघ के बारे में बताया था। अभी इसी लेसन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बताएंगे कि आसियान क्या है और उसके बाद चीन और भारत के संबंध कैसे हैं। देखो बच्चों, आसियान जो है वो उसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। जब इसकी स्थापना की गई उस समय पर इसमें 5 देश शामिल थे, जो 5 एशियाई देश थे: मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। इन 5 देशों ने मिलकर बैंकॉक घोषणा पत्र पर साइन करके आसियान की स्थापना की थी। अब आता है कि इसकी स्थापना के बाद फिर धीरे धीरे इसमें 5 देश और शामिल हुए: दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अब है कि इसका क्या उद्देश्य था। तो आसियान का जो उद्देश्य था वो था कि जो आर्थिक विकास है उसको तेज करना। उसको तेज करके जो इसके सदस्य देश थे उनमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करना, कृषि तथा उद्योग के विकास में सहयोग देना। इस क्षेत्र में ये आसियान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास की गति में तेजी लाना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। यानी जिन देशों ने इसे अपनाया था, इसमें इसे तेज गति से विकास की गति जो थी उसको बिल्कुल तेजी के साथ बढ़ाना और विकास की गति को तेज करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। अब आता है कि आसियान की जो शैली है वो किस तरह से, यानी मुख्य स्तंभ क्या है उसके, उनके क्या उद्देश्य हैं। अब देखो, आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। नंबर 1 है इसका आसियान सुरक्षा समुदाय, जिसमें इसके उद्देश्य हैं हस्तक्षेप को बढ़ावा देना। यानी जो इसके सदस्य देश हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भी आपस में जो हस्तक्षेप है वो नहीं करेगा और एक दूसरे देश की रिस्पेक्ट करेगा, उसको बढ़ने का मौका देगा। दूसरा इसी में आता है कि जो सदस्य देशों के टकराव को दूर करने का ये प्रयास करेगा। यानी किसी प्रकार से कई बार विचारधाराओं में टकराव या किसी भी वजह से अगर टकराव है तो उसको दूर करने के लिए जो आसियान है वो प्रयासरत रहेगा। तीसरा है शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सदस्य देश हैं उनके बीच हमेशा शांति, सहयोग और परस्पर प्रेम भाव बना रहे और एक दूसरे के साथ वो सहयोग की नीति को बढ़ाते हुए अपनी आर्थिक विकास की गति को तेज रखें। इसी में दूसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। यह जो सदस्य देश हैं इनके बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयासरत रहेगा। इसी का एक पार्ट है आसियान आर्थिक समुदाय। आर्थिक यानी पैसे संबंधी जो भी मामले हैं। आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों का साझा व्यापार, यानी जो इसके सदस्य देश हैं उनके बीच आपस में व्यापार, मुक्त व्यापार की नीति और उत्पादन आधार, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना और क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये संगठन काफी ज्यादा प्रयास करेगा। तो ये इसके 3 स्तंभ थे। एक था इसका आर्थिक सुरक्षा समुदाय, दूसरा था आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा था आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो ये इसके 3 स्तंभ थे जिन पर ये काम करता है। आसियान जो आर्थिक समुदाय का एक लक्ष्य आसियान के जो देश हैं उसमें साझा व्यापार करना। यानी इस आर्थिक समुदाय ने देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए जो मौजूदा स्थिति है उसको सुधारने के लिए काफी प्रयास किए और आसियान की जो वर्तमान नीति है
क्षेत्रीय टकराव को वो दूर करने की नीति है और सैकड़ों संघर्ष जो उसने, जैसे कि कंबोडिया है, पूर्वी तिमोर है, उसमें भी मध्यस्थता करके या आपसी बैठक के द्वारा संबंधों को सुधारने का काफी प्रयास किया है। अब इसी के तहत आसियान की स्थापना तो देखो हुई थी 1967 में। आपको ये याद रखना है, ये पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में कई बार कि आसियान की स्थापना कब हुई, तो आप इसका आंसर लिखेंगे 1967 में। अब एक और क्वेश्चन है बिल्कुल इसी से मिलता जुलता और उसमें आप कई बार मिस्टेक कर देते हो, वो है आसियान क्षेत्रीय मंच। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी? आसियान क्षेत्रीय मंच की जो स्थापना है वो की गई थी 1994 में, 1994 में की गई थी ये। तो इस दोनों में जो अंतर है उसे आपको ध्यान रखना है। और क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में और आसियान की स्थापना 1967 में। अब आसियान जो देशों की सुरक्षा एवं विदेश नीति में तालमेल बनाए रखने के लिए प्रयासरत है और इसी नीति की वजह से आसियान जो क्षेत्र है अमेरिका, यूरोपियन संघ और जापान की तुलना में काफी छोटा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इसकी अर्थव्यवस्थाएं इनके मुकाबले बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं और इनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो भी काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। इसकी जो नीतियां हैं वो बहुत ही काफी सराहनीय है और इसी वजह से ये लगातार विदेश नीति में भी तालमेल बनाए रख रहा है और लगातार प्रगति की तरफ अग्रसर है और बहुत सारे मामलों को इसने सुलझाने का भी प्रयास किया है और सुलझाए भी हैं। अब आता है आगे आपका कि आसियान विजन 2020 क्या है। अब देखो बच्चों, ये विजन जो था, इस विजन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। इसने हनोई कार्य योजना के तहत भी जो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण है, व्यापारीकरण है, व्यापारिक जो उदारीकरण है और वित्तीय सहयोग की वृद्धि के लिए उपाय किए हैं। यानी इसने अपने कुछ उद्देश्य रखे हैं, जैसे कि हम योजनाएं बना लेते हैं कि मैं अच्छे नंबर लेने के लिए ये करूंगा या हम निकट भविष्य में ऐसा कुछ करेंगे, तो वो अपने हम उद्देश्य पहले ही रख लेते हैं या हम अपनी जो नीतियां बना लेते हैं कि आगे तक हम इतने सालों तक ये करेंगे या हमारा ऐसा करने का ये विचार रहेगा, हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे। तो उसी के तहत उसी को ही बोलते हैं आसियान विजन 2020। यानी इसने अपने क्या उद्देश्य रखे थे और किन को करने के लिए इसने क्या क्या अपनाया। तो इसने हनोई कार्य योजना के तहत जो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण है, व्यापारिक उदारीकरण, यानी उदारीकरण का क्या मतलब है यहाँ पर कि व्यापार करने के लिए इसने काफी खुली नीति को अपनाया और वित्तीय सहयोग की कि अगर जब भी कभी आपसी जो सदस्य देश हैं उसमें अगर किसी को किसी प्रकार की वित्तीय सहयोग की या सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी इसने उपाय कर रहा है। और इसी विजन में 2020 के तहत ही आसियान एक सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय और एक आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय बनाने की इसने कल्पना की है, जो कि काफी सराहनीय है। अब आता है कि आसियान शैली क्या है। आसियान शैली हम किसे बोलेंगे? तो देखो, आसियान ने अपना गठन टकराव रहित, अनौपचारिक, यानी बगैर जो सदस्य देश हैं उसके बीच में किसी प्रकार का टकराव न रहे विचारों में या किसी भी प्रकार से सीमा विवाद या किसी भी प्रकार का किसी भी तरह से कोई भी टकराव न रहे, टकराव रहित इसकी शैली है। अनौपचारिक और सहयोग के आधार पर किया और इसी को ही अंतर्राष्ट्रीय इसने यूरोपियन संघ की तरह खुद अधिराष्ट्रीय संरचना बनाने का या उसकी तरह अपने अन्य को अपने हाथ में लेने की बजाय इसने जो अपनी नीति अपनाई वो टकराव रहित है, अनौपचारिक है और सहयोग के आधार पर आधारित है। आसियान के इसी कार्य करने के तरीके को ही आसियान शैली कहा जाता है। अब है कि चीनी अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ। अभी हम देखते हैं कि चीन एक बहुत ही शक्तिशाली देश है और उसकी जो नीतियां हैं और जो उसकी विचारधारा है और जो उसका व्यापार करने का ढंग है और जो आगे बढ़ाने का जो तरीका है उसे आप देखते हैं कि चीन बहुत ही काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है और उसका
बहुत ज्यादा विकास भी हुआ है और उसने जो विश्व है उसमें अपना वर्चस्व कायम करने में भी काफी सक्रिय भूमिका निभाई है। और उसके लिए उसने क्या ऐसे उपाय किए जिससे कि चीन इतना ज्यादा उभर कर सामने आया है, इतना ज्यादा उसका विकास हुआ है, उसके क्या कारण रहे, ऐसा उसने क्या किया। अब देखो कि चीन अपनी आर्थिक नीतियों के कारण, यानी चीन ने जो अपनी आर्थिक नीतियां थी उसके लिए काफी प्रयास किए हैं। जो चीन की आर्थिक सफलता है वो उसे एक महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा उसने सहयोग दिया है उसकी आर्थिक नीति ने। तो आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज्यादा तेजी से उसने अपनी आर्थिक वृद्धि की है और माना जाता है कि अगर ऐसे ही वह तरक्की करता रहा, उसका विकास इसी तरह से होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है। और ये कल्पना भी की जा रही है कि 2040 तक अगर ऐसा ही रहा तो चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा और वो अमेरिका से भी विकास में आगे निकल जाएगा। तो इसी स्थिति से चीन पूर्व एशिया में विकास का इंजन बना हुआ है। एक तो क्या है कि उसकी बहुत विशाल आबादी है उसके पास, जो जनसंख्या में देखे तो नंबर 1 पर आता है चाइना। उसका बहुत ही बड़ा भूभाग है, जो क्षेत्रफल है उसका काफी बड़ा है, संसाधन उसके पास बहुत ज्यादा है, क्षेत्रीय स्थिति जो है वो भी बहुत अच्छी है उसकी। तो ये सब मिलकर के उसके प्रभाव को काफी बढ़ा देते हैं। 1978 में क्या हुआ था कि उसने मुक्त व्यापार की, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उसने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी और 1978 में उसने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। इसी रफ्तार से चीन मतलब अभी भी विकास करता ही जा रहा है। उसने पहले क्या था, जब 1949 में वहां पर एक क्रांति हुई थी जिसे चीनी क्रांति भी बोलते हैं, जो कि साम्यवादी क्रांति थी और वो माओ के नेतृत्व में हुई थी। माओ वहां के नेता थे, उनके नेतृत्व में वो क्रांति हुई थी, साम्यवादी क्रांति जिसे बोला जाता है। और चीन की आर्थिक व्यवस्था जो उस समय पर थी वो सोवियत मॉडल को उन्होंने उस समय पर अपनाया था। और चीन ने उस समय तो जो पूंजीवादी दुनिया थी उससे बिल्कुल अपने संबंध तोड़ लिए थे और वो खुद ही साम्यवाद को अपनाए हुए था। इसी कारण से इसकी मदद के लिए सोवियत संघ अपने संसाधनों पर बहुत लंबे समय तक उसे रहना पड़ा और धीरे धीरे फिर इसने और भी बदलाव किए। चीन ने अपने संसाधनों से विकास करने की सोची कि क्यों ना जो मेरे पास उपलब्ध साधन है उन्हीं से मैं अपना विकास करूं और दूसरे देशों पर मैं मतलब निर्भर रहूं ही नहीं। उसने क्या किया उसके लिए कि खेती से निकालकर उद्योगों में अपनी पूंजी लगानी शुरू कर दी। पहले वो क्या था कि खेती पर ज्यादा जोर दे रखा था उसने, लेकिन अब उसने अपनी पूंजी को, जो उद्योग थे मतलब पूंजी खेती से पैसा कमा करके उसने और उद्योगों में लगाना शुरू कर दिया। इससे उसकी अर्थव्यवस्था और तेजी गति से चलने लगी और जो विदेशी मुद्रा थी वो उसके पास कम थी। तो इसके लिए उसने क्या उपाय किए, जो सामान वो बाहर से मंगाना उसे पड़ता था, आयात होने वाला जो सामान था उसको उसने क्या किया कि धीरे धीरे अपने ही देश में बनाना शुरू कर दिया। और इससे क्या होगा कि उसकी जो पूंजी है वो बाहर नहीं जाएगी और उस देश को बहुत फायदा होगा। चीन में रोजगार अच्छा था, चीन में रोजगार की तो कमी नहीं थी, लेकिन एक जो कमी थी वो थी वहां पर कि जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। मतलब जितना भी वो रोजगार बढ़ाता था जनसंख्या उतनी बढ़ जाती थी, क्योंकि नंबर 1 पर है अभी भी उसकी जनसंख्या। लेकिन फिर भी जो उसकी अर्थव्यवस्था थी वो 5 से 6% की दर से ही विकास कर रही थी। 1970 में क्या किया चाइना ने कि काफी नीतिगत फैसले लिए। 1970 के दशक में चीन ने काफी नीतिगत फैसले लिए और 1972 में चीन ने अमेरिका से संबंध बनाए। पहले तो क्या था उसका कि वो साम्यवाद को मानता था, इसलिए उसने पूंजीवादी देशों से अपने संबंधों को तोड़ रखा था। लेकिन अब उसने अपना जो तरीका था उसके लिए काफी प्रयास किए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए उसने अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी जो देश अमेरिका से भी उसने अपने संबंधों को सुधारा और उसके लिए उसने उससे संबंध बनाए और जो आर्थिक अलगाव था उसको उसने समाप्त किया। अब 1972 में ही उसने अमेरिका से संबंध अपने सुधार लिए
1973 में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 4 प्रस्ताव रखे अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। जो वहां के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, उसने कृषि को, उद्योग को, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे। और 1978 में क्या हुआ कि 1978 में चीन के जो सर्वोच्च नेता थे देंग शाओपिंग, उसने चीन में आर्थिक सुधारों की और जो खुले द्वार की नीति थी उसकी घोषणा कर दी। अब खुले द्वार की नीति क्या थी कि भाई व्यापार पे जो टैक्स वगैरह लगता है, ये जो आयात निर्यात के समय पर जो बहुत ज्यादा टैक्स होता है, उससे क्या होता है कि व्यापार ढंग से नहीं हो पाता और टैक्स देने के चक्कर में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए अब उस व्यवस्था को इन्होंने कम कर दिया और मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके, ज्यादा से ज्यादा माल इधर से उधर किया जा सके। चीन ने क्या किया कि शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। शॉक थेरेपी पर उसने अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने नए नए रास्ते खोल दिए। उसने 1982 में कृषि का निजीकरण किया सबसे पहले तो, कि उसने धीरे धीरे अपने विकास को बढ़ाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसने 1982 में कृषि का निजीकरण कर दिया, जबकि 1998 में उसने फिर उद्योगों का निजीकरण कर दिया और फिर व्यापार संबंधी जितने भी अवरोध थे उन सबको विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया, जिसे सेज बोलते हैं, जहां विदेशी निवेशक भी अपने उद्यम लगा सकते थे। और इससे जो विकास की जो दर थी, जो विकास की गति थी, उसने इतनी तेजी पकड़ी। उसके इन प्रयासों की वजह से जो विकास की गति थी वो काफी ज्यादा तेज हो गई थी और धीरे धीरे जो चाइना है वो चरम पर चढ़ता चला गया। उसका विकास धीरे धीरे काफी ज्यादा होता चला गया। और अगर आज आप देखें तो चाइना एक बहुत ही शक्तिशाली देश है। मतलब कहीं ना कहीं उसकी नीतियों से अमेरिका को भी खतरा महसूस होता है कई बार। और अगर ऐसा ही रहा तो वो जो उसका वर्चस्व है वो भी कहीं ना कहीं दुनिया में देखने को मिलेगा। 2001 में चाइना विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया था। जो 2001 में, ये भी आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन कई बार 1 नंबर का आ जाता है। विदेशी मुद्रा के विशाल भंडार ने, अब विदेशी मुद्रा उसके पास विशाल हो गई, धीरे धीरे उसने इतना व्यापार करना शुरू कर दिया। चीन ने कृषि और उद्योग में भी बड़ी तेजी लाया और उससे उसका जो विदेशी व्यापार था वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया। विदेशी व्यापार में अब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए चीन सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है अगर आज के दिन हम देखें तो। और विदेशी मुद्रा के भी विशाल भंडार अब उसके पास हैं। चीन को दूसरे क्षेत्रों में निवेश करने का अब उसने अवसर दे दिया है क्योंकि उसके पास पैसा है बहुत। और सन 2000 में वह एक जो विश्व व्यापार संगठन है उसका सदस्य भी वो बन गया था। अब आता है क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो कि भारत और चीन के संबंध कैसे हैं। देखो, जब भारत जब आजाद हुआ था तो उसके बाद भारत और चाइना के संबंध सामान्य थे, लेकिन धीरे धीरे उस समय पर तो एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा भी काफी फेमस हुआ है, ये नारा हिंदी चीनी भाई भाई। मतलब हिंदी चीनी के भाई, हिंदी हम जो भारतीय हैं वहाँ के लोग और जो चीन के लोग हैं वो तो भाई भाई हैं। लेकिन ये नारा प्रसिद्ध बेशक हुआ था, लेकिन काफी लंबे समय तक चाइना के लोग जो है इस बात पर कायम नहीं रह पाए थे। और 1962 में चीन ने क्या किया कि भारत पर हमला कर दिया और ये जो युद्ध हुआ उसमें भारत हार गया था। भारत चीन में आज भी अगर हम देखें तो सीमा विवाद है, अभी भी फिलहाल भी भारत और जो चाइना है उसकी सीमा पर विवाद अभी भी चल रहा है और दोनों की सेनाएं कई बार आमने सामने आ जाती हैं। ये टकराव अभी भी है और पहले से ये चला आ रहा है। और ये टकराव क्या था कि जो 1957 में चीन ने क्या किया कि अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश किया कि ये तो मेरा इलाका है। और फिर कश्मीर स्थित जो अक्साई चीन है वहां पर उसने सड़क निर्माण करना शुरू कर दिया। चीन
ने एक बात ये भी है कि जो वहां का तिब्बत को भी उसने हड़प लिया, और दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी, और जब भारत ने उसे शरण दे दी तो इस बात के लिए आज तक भी चाइना भारत को ये कहता है कि उसने आपसी जो सहअस्तित्व की भावना थी या जो आपसी सहयोग की भावना थी उसको तोड़ा है। और इसी वजह से कहीं ना किसी रूप में भारत और जो चाइना के संबंध है, वो भारत तिब्बत को चाइना का एक भाग मानता था। भारत तो मानता था कि जो तिब्बत है, तिब्बत को चीन का एक भाग मानता था, परंतु तिब्बत के जो नेता थे दलाई लामा, वो दोनों देशों के बीच, यानी वो जब उनको शरण दे दी गई भारत के द्वारा, तो जो चाइना है उसने इस बात को अपने आपसी मामलों में हस्तक्षेप माना। और जो भारत और चीन का जो समझौता हुआ था, पंचशील जिसे समझौता बोलते, पंचशील समझौता, तो चीन ने ये कह करके भारत के साथ ये कह करके विवाद किया, और इस बात के लिए भारत को कहा कि आपने जो पंचशील समझौता है उसके नियमों को ताक पर रखा है, और दलाई लामा को आपने शरण दी है, जो कि नहीं देनी चाहिए थी। अब देखो पंचशील समझौता आखिर क्या था। 1954 में दोनों देशों ने, किसने, भारत और चाइना ने एक समझौता किया था जिसे पंचशील समझौता बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम दोनों आपस में पारस्परिक सम्मान, समानता, हस्तक्षेप, एक दूसरे के अनाक्रमण, यानी एक दूसरे की सीमाओं में हम बेवजह हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपसी सम्मान, एक दूसरे की नीतियों का करेंगे, एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर। ये 5 पॉइंट इसके थे, इसीलिए इसे पंचशील समझौता कहा जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब आता है कि दोनों देशों के बीच संबंध अब कैसे हैं, क्या संबंध सामान्य हैं या कैसे हैं। अब देखो 1988 में जो हमारे देश के उस समय पर जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने संबंधों को सुधारने के लिए काफी प्रयास किया और उन्होंने चीन की यात्रा भी की। तो जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने का भी उन्होंने काफी प्रयास किया। 1999 से चीन से व्यापार लेकिन अब सामान्य है हालात, पर कई बार टकराव। 1999 से चीन से व्यापार जो है 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। अब जो भारत है उसके साथ भी व्यापार, भारत के साथ भी चाइना का व्यापार काफी बढ़ रहा है, और आपसी संबंधों की भी देखें तो वो भी सामान्य है। लेकिन कई बार अपने विवादों को सुलझाने के लिए दोनों ही देश काफी प्रयासरत रहते हैं, लेकिन कई बार दोनों में सीमा विवाद काफी उभर जाता है। और जो भारत के